जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के लिए जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर के स्पेशल टॉपिक के मैराथन वीडियो को। इसके पहले हमने इस पांचों वीडियो को यानी पांचों चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि यह मैराथन वीडियो है, यानी आपको यहाँ पर इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सभी से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ ही साथ लास्ट में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यह मैराथन वीडियो है और कंप्लीट वीडियो है। इसके पहले हमने सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा उसको आप देख सकते हैं। और यह मैराथन वीडियो है, इसमें सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिया गया है और साथ ही साथ एमसीक्यू टाइप में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, चाहे वीडियो 40 मिनट की हो या 50 मिनट की या 60 मिनट की। वीडियो के एंड तक आप देख लेते हैं तो आपके पांचों टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर हर एक टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी पांचों चैप्टर मिला के कम से कम आपके 3 से 4 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बिग डेटा प्रोसेसिंग, फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और लास्ट में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई। चलिए, पहला पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई, 1950 के दशक में। पहला पॉइंट आप नोट करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है, बनावटी या कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, यानी कृत्रिम तरीके से मशीन को विकसित करना, यानी कृत्रिम तरीके से जैसे हम लोग काम करते हैं ना, उसी प्रकार मशीन को भी मशीन से भी काम करवाना, वही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। यानी जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी वर्क करती है उसी प्रकार हम लोग मशीन से भी वर्क करवाना चाहते हैं और इस प्रकार टेक्नोलॉजी विकसित की गई। और यही जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई यही आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाई, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाई। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई, 1950 के दशक में हुई, और इसका अर्थ क्या होता है, बनावटी अर्थात कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं के तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क जो है न्यूरल नेटवर्क के रूप में काम करता है, उसी प्रकार हम बिल्कुल जैसे एग्जैक्ट आदमी काम करता है उसी प्रकार हम मशीन से भी काम करवाना चाहते हैं। और उस प्रकार के हम वहाँ पर आर्टिफिशियल माइंड को वहाँ सेटअप करते हैं रोबोट में, और वही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। वही कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है और उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। अगला पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। ठीक है, और इन्हीं के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस दशक में हुई, 1950 के दशक में हुई, और किसके द्वारा शुरू किया गया, जॉन मैकार्थी के द्वारा शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या होता है, जिस प्रकार हमारा माइंड काम करता है, यानी ह्यूमन बॉडी जिस प्रकार काम करता है उसी प्रकार मशीनों से भी काम कराना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यानी कह रहा है कि आर्टिफिशियल जो हमने ऊपर बताया, ऊपर जो डिस्कस किए हैं, जिस प्रकार हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी जिस प्रकार वर्क करती है उसी प्रकार मशीनों को भी हम वर्क करवाना चाहते हैं। और उसको वर्क कराने के लिए उस प्रकार न्यूरल नेटवर्क हो गया या जो भी एसेसरीज होते हैं उसमें हम रोबोट में फिट करते हैं, ताकि जैसे ह्यूमन बॉडी वर्क करती है उसी प्रकार रोबोट भी काम कर सकें। तो उसी सीक्वेंस में यह कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। अगला पॉइंट है, यह
इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्याओं को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक बात और याद रखिएगा, जिस प्रकार हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ कंटिन्यू सीखते रहते हैं और उसी प्रकार मशीन भी लगातार सीखती रहती है। ऐसा नहीं कि मशीन नहीं सीखती, मशीन लगातार सीखती रहती है। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि इसके बारे में अध्ययन करता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क जैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, उसका निर्णय लेता है, इस पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसको अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो सरल शब्दों में कहें तो इस विषय पर स्टार वार, मैट्रिक्स आई, रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं, यानी रोबोट पर, यानी एआई पर, जिनमें आपको यह पता चल सकता है कि आखिर यह है क्या। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई मूवी नहीं देखे हैं तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। रोबोट की जो रोबोट मूवी जो आई थी रजनीकांत जी की, ठीक है, तो उसको भी आप देखे होंगे। टर्मिनेटर और उसके बाद ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड फिल्में हैं, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और पूछेगा कि टर्मिनेटर, ब्लेड रनर ये सभी क्या हैं। तो ये सभी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हॉलीवुड फिल्में हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार गैरी कास्परोव को हरा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम जो है 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार गैरी कास्परोव को हरा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैसे शुरुआत हुई, ये भी आपके दिमाग में आता होगा। तो यह देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में हुआ था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। दोनों क्वेश्चन में काफ़ी अंतर है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई, 1950 के दशक में, लेकिन इसकी इसकी महत्ता को पहचान कब मिली। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता को पहचान कब मिली, किस दशक में मिली, 1970 के दशक में मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन उद्देश्य क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन उद्देश्य है जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी जिस प्रकार वर्क करती है, जिस प्रकार सोचती है, उसी प्रकार मशीनों से काम करवाना हमारा मेन उद्देश्य होता है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी प्रकार काम करता है। ठीक है, यानी जिस प्रकार हम काम करते हैं उसी प्रकार मशीन भी काम करे, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आजकल देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो हैवी वर्क्स होते हैं वो रोबोट के द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है काफ़ी रोजगार की भी क्राइसिस है, यानी रोजगार भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो बेरोजगारी की दर भी इससे धीरे धीरे बढ़ रही है, रोबोट का विकास हो रहा है जहाँ जहाँ। अब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आप देखते होंगे जो मनुष्य जो है ज़मीन की खुदाई या कोई भी काम करते थे, 30-30 दिन लग जाता, 10-10 दिन लग जाता था, 5-5 दिन लग जाता था, लेकिन जेसीबी उसी काम को 2-3 घंटे में फिनिश करते थे। जो आदमी काम को 4-5 दिन में ख़त्म करते थे, उसी काम को जेसीबी 3-4 घंटे में ख़त्म कर दे रही है। यानी आप कहें तो कि बेरोज़गारी की दर इससे क्या हो गई, बेरोज़गारी की दर इससे बढ़ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क टाइम था, वर्क टाइम घट गया है और बेरोज़गारी की दर बढ़ गई है। ठीक है, कुछ इसके फ़ायदे भी हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो यहाँ से हमने 3 पॉइंट बताया है कि आपको याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई और इसकी महत्ता कब मिली इसको, 1970 के दशक में। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो जॉन मैकार्थी के द्वारा की गई। और अगला पॉइंट है, जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1981 में 5th जनरेशन नामक परियोजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, 10 वर्षीय। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा कि जापान ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की और अपनी शुरुआत की 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के लिए कितने वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, तो आपको याद रखना है 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। अगला पॉइंट है, इसके बाद अन्य देशों ने भी इसकी ओर ध्यान दिया,
और इसमें ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नामक एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। ठीक है, याद रखिएगा, एलवी नामक प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? ब्रिटेन ने लॉन्च किया। यूरोपीय संघ के देशों ने इसमें एस्पिरिट नामक कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाले उन्नत तकनीकों यानी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी VLSI सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट को हम वन बाय वन अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए जिस प्रकार जापान सबसे आगे रहा, उसी प्रकार इसी की ओर ध्यान देते हुए अन्य देशों ने भी अपनी यहाँ पर पार्टिसिपेशन की और इसी में आगे बढ़ते हुए ब्रिटेन ने एक एलवी नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और जिस प्रकार ब्रिटेन ने एलवी नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो यूरोपीय संघ के देशों ने भी उसी प्रकार एस्पिरिट नामक एक कार्यक्रम की भी शुरुआत की। तो आपको बताना होगा एस्पिरिट नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो यूरोपीय संघ के देशों ने की थी। और इसके बाद 1983 के दशक में और कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट थे उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू किया और उसी के साथ साथ जो है डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की भी शुरुआत की, जैसे यहाँ पर VLSI सर्किट का विकास किया। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी? VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख अनुप्रयोग क्या है। इसके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर गेमिंग है। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर गेमिंग में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर और उसके बाद बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और जिस प्रकार वो जो किड्स होते हैं कार्टून को सर्च करते हैं या कोई गेम को सर्च करते हैं, उसी प्रकार उनको कार्टून दिखाया जाता है और यह किस पर आधारित होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी आधारित होता है। अगला अनुप्रयोग क्या है? इसमें प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग में किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर गेमिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर गेमिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और यहाँ पर प्रवीण प्रणाली यानी एक्सपर्ट सिस्टम, दृश्य प्रणाली यानी विजन सिस्टम, वाक पहचान यानी स्पीच रिकॉग्निशन, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? कंप्यूटर गेमिंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, एक्सपर्ट सिस्टम में, विजन सिस्टम में और स्पीच रिकॉग्निशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार कौन से हैं। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का प्रकार इनमें से कौन है? पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक होते हैं यानी प्योरली रिएक्टिव होते हैं। सीमित स्मृति होती है यानी लिमिटेड मेमोरी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही लिमिटेड मेमोरी है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूछेगा कि लिमिटेड मेमोरी किस में होती है। ऑप्शन दिया रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो आपको बताना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिमिटेड मेमोरी की क्राइटेरिया रहती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है मस्तिष्क सिद्धांत यानी ब्रेन थियरी पर आधारित है। ठीक है, ब्रेन थियरी पर आधारित है। आत्मचिंतन सेल्फ कॉन्शियस पर भी आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार में या कौन से प्रकार हैं? प्योरली रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, ब्रेन थियरी और सेल्फ कॉन्शियस यहाँ पर इसके प्रकार हैं। चलिए कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ पर प्रोलाग प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। और यहाँ पर किस लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पर्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए प्रोलाग के बारे में देख लेते हैं। प्रोलाग को 1972 में फ्रांस में एलन कार्ल मेरायर द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? प्रोलाग है। ठीक है, ये लैंग्वेज याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में कौन सी लैंग्वेज इंसर्ट की जाती है? प्रोलाग। और
इससे जो अगला पॉइंट बनता है कि प्रोलाग को कब विकसित किया गया, तो प्रोलाग को 1972 में विकसित किया गया। कहाँ पर विकसित किया गया? फ्रांस में विकसित किया गया। किसके द्वारा? तो एलन कार्ल मेरायर के द्वारा विकसित किया गया। 3 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। यह डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। कौन? प्रोलाग। प्रोलाग जो होता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार के लैंग्वेज कमांड रिलेशंस के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और समाधान प्राप्त करने के लिए इन रिलेशंस पर क्वेरीज रन की जाती है। इस लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इस लैंग्वेज का प्रयोग सिंबॉलिक रीजनिंग और पासिंग लैंग्वेज एप्लीकेशंस और डेटाबेस में किया जाता है। याद रखिएगा, प्रोलाग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सिंबॉलिक रीजनिंग में, और यहाँ पर पार्सिंग लैंग्वेज में, एप्लीकेशंस और डेटाबेस में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, पहले इस लैंग्वेज का प्रयोग थ्योरम प्रूफिंग, एक्सपर्ट सिस्टम टाइप रीराइटिंग आदि के लिए भी किया जाता था। ये वाला पॉइंट भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले प्रोलाग का प्रयोग कहाँ किया जाता था? थ्योरम प्रूविंग, एक्सपर्ट सिस्टम और टाइप रीराइटिंग के लिए किया जाता था। अब कुछ पॉइंट और है, जैसे जावा। जावा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर पास्कल, फिर फोर्ट्रान। अभी हमने प्रोलाग के बारे में अच्छे से देखा। प्रोलाग की शुरुआत कब हुई? 1972 में हुई और फ्रांस में हुई थी। अब जावा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जावा यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट वंस रन एनीवेयर पर आधारित होता है। यह 1995 में सन माइक्रो सिस्टम में जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज को शुरू में ओक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओक कहा जाता था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, जावा से जो 4 पॉइंट है फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यह राइट वंस रन एनीवेयर पर आधारित है और इसकी शुरुआत याद रखिएगा, जिस प्रकार हमने बताया कि प्रोलाग की शुरुआत 1972 में हुई, उसी प्रकार जावा लैंग्वेज की शुरुआत 1995 में हुई। और किसके द्वारा हुई? तो सन माइक्रो सिस्टम में जेम्स गोसलिंग के द्वारा हुई। याद रखिएगा, जावा लैंग्वेज की शुरुआत जेम्स गोसलिंग के द्वारा शुरू की गई, यानी विकसित की गई। और जावा लैंग्वेज को शुरू में क्या कहा जाता था? ओक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओक, OAK, ओक कहा जाता था। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। पास्कल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पास्कल लैंग्वेज यह निकलास बार्थ के द्वारा विकसित की गई। पास्कल लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा हुआ था? निकलास वार्थ द्वारा विकसित किया गया था। यह भौतिक विज्ञानी ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। एल्गोल 60 पैटर्न के प्रतिरूप पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे थे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो जो क्वेरी आई थी उसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर आधारित थी, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पास्कल है, यह एल्गोल 60 पैटर्न के प्रतिरूप पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आधारित है। अगला पॉइंट है फोर्ट्रान। अब फोर्ट्रान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह न्यूमेरिक कैलकुलेशन और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह IBM के द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? यह फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है किसके द्वारा विकसित की गई? IBM के द्वारा विकसित की गई। और IBM का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। फोर्ट्रान लैंग्वेज की शुरुआत यानी फार्मूला ट्रांसलेशन की शुरुआत जो है IBM के द्वारा की गई थी। अब देखिए, यहाँ पर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में प्रयोग किया जाता है, यानी फोर्ट्रान का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में किया जाता है। फोर्ट्रान का अर्थ होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। कई बार यह फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो आपको ये भी याद रखना है फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, अब चलिए, यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पेन डाउन किया है, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो इसमें आपको मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले AI क्या है? AI एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना है। ठीक है, बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आविष्कारक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कारक जॉन मैकार्थी हैं। कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। AI की शाखा कौन है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है ML AI की ही शाखा है।
मशीन लर्निंग का पार्ट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। मशीन लर्निंग के पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो आपका न्यूरल नेटवर्क हो गया, क्या है न्यूरल नेटवर्क, और कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और एनएलपी है। एनएलपी मतलब हो गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया। तो मशीन लर्निंग के ये सभी पार्ट हैं। एआई की शाखा कौन सी है? मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के पार्ट हैं न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। एआई का अनुप्रयोग क्या है? तो एआई का अनुप्रयोग जो है भाषा की समझ और समस्या को सुलझाना ही एआई का अनुप्रयोग है। तो डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, एआई का अनुप्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो भाषा की समझ और समस्या को सुलझाने के लिए एआई का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट एनालिटिक्स और एनएलपी पर यह आधारित है, ठीक है। अगला पॉइंट है चैट जीपीटी वर्क करता है। चैट जीपीटी किस पर वर्क करता है? तो यह टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एनएलपी पर वर्क करता है, यानी चैट जीपीटी बेस्ड ऑन टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एनएलपी। यानी चैट जीपीटी किस पर वर्क करता है, किस पर काम करता है? टेक्स्ट एनालिटिक्स पर और एनएलपी पर काम करता है। दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है एनएलपी। एनएलपी मॉडल पर कौन कार्य करते हैं? तो वॉइस असिस्टेंट काम करते हैं। एनएलपी मॉडल पर कौन कार्य करता है? वॉइस असिस्टेंट काम करता है। चलिए एआई की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो एआई की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एआई की प्रक्रिया कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? सेंसर, रीजनिंग और एक्शन। यानी एआई क्या करता है? पहले सेंस करता है, उसके बाद उस पर वह सोचेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सोचने की क्षमता विकसित करना है ना। जिस प्रकार हम लोग सोचते हैं, ह्यूमन बॉडी जिस प्रकार सोचती है उसी प्रकार तो मशीनों को भी विकसित करना है ना। तो वही उस प्रकार मशीनों को विकास करना रोबोट कहलाता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो वही कह रहा है कि एआई की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वह 3 भाग कौन कौन से हैं? सेंसर है, रीजनिंग है और एक्शन है। यानी पहले सेंस करेगा, फिर रीजनिंग करेगा, फिर उसके बाद उस पर एक्शन लेगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है एआई के लिए किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो एआई के लिए लिस्प भाषा, प्रोलाग भाषा, पाइथन भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, अभी प्रोलाग के बारे में हमने डिटेल में अच्छे से बताया है, तो आप उसको जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एआई के लिए किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? लिस्प, प्रोलाग और पाइथन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक पाइथन का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पाइथन का प्रयोग किया जाता है, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। एक तकनीक जिसे यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था कोई मशीन एआई को प्रदर्शित कर सकती है या नहीं, और किस रूप में जाना जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर से इसको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था कि कोई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रदर्शित कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में जाना जाता है। चलिए यहाँ पर एआई की शुरुआत कब हुई? एआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, ठीक है। लेकिन यह अस्तित्व में कब आया, कब इसको अस्तित्व मिला? तो 1970 में इसको, ठीक है, अस्तित्व मिला, यानी 1970 में अस्तित्व में आई। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और एआई की शुरुआत जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया। तो आशा करता हूँ आपको एआई से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसको रिवाइज भी अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग चलते हैं बिग डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। और बिग डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। और यह मैराथन वीडियो कंप्लीट वीडियो है, अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका ये पांचों चैप्टर जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ से कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। चलिए बिग डेटा प्रोसेसिंग में अब सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर इस डेटा को उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है। तो यही आपका डेटा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कच्चे डेटा को ऐसे डेटा में बदलना
जिसे हम आसानी से समझ सकें और डेटा को कलेक्ट करके फिल्टर कर सकें और उसका विश्लेषण कर सकें। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिग डेटा प्रोसेसिंग का यूज जैसे कहाँ पर किया जाता है, जैसे अगर कोई आपके पास डेटा है, तो डेटा आपके पास अगर मान के चलिए कुछ नंबर का डेटा है तो आपके पास छोटा नंबर का डेटा है, लेकिन अगर वही डेटा बहुत बड़े पैमाने पर रहे तो उसी को बिग डेटा कहते हैं। जैसे रेलवे के पास जो डेटा रहता है या बैंक के पास जो डेटा रहता है या इंडियन पोस्ट के पास जो डेटा रहता है, इंडिया पोस्ट के पास, वो सारे डेटा क्या होते हैं, बिग डेटा के उदाहरण हैं। यानी उनके पास बहुत बड़े बड़े डेटा रहते हैं, तो उसी को कहते हैं बिग डेटा। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक वैश्विक डेटा का अनुमान क्या है। तो वैश्विक डेटा का अनुमान 163 जेटाबाइट्स है। आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक वैश्विक डेटा का अनुमान कितना है, 163 जेटाबाइट्स है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको काफ़ी सर्च करने के बाद यह क्वेश्चन मिला है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला है, बिग डेटा को किसने परिभाषित किया था। तो बिग डेटा को डॉग लैने ने परिभाषित किया था। जिस प्रकार हम लोग पढ़े हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो का आविष्कार जो है 1950 के दशक में जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया, उसी प्रकार बिग डेटा को किसने परिभाषित किया था, डॉग लैने ने परिभाषित किया था। बिग डेटा को डॉग लैने ने 5 भागों में डिवाइड किया, और वह 5 भाग कौन से हैं, 5 Vs हैं। क्या है, 5 Vs। और 5 Vs इसको अच्छे से देख लेते हैं। 5 Vs में पहला वी है वॉल्यूम, दूसरा है वेलासिटी, और तीसरा है वैरायटी, चौथा है वैल्यू, और पांचवा है विरासिटी। और यहाँ पर वैल्यू का अर्थ क्या होता है, आयतन, वेलासिटी का अर्थ होता है वेग, वैरायटी का अर्थ होता है विविधता, वैल्यू का अर्थ होता है कीमत, और विरासिटी का अर्थ होता है सच्चाई। इसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। और डॉग लेनिन ने जो बिग डेटा प्रोसेसिंग को परिभाषित किया, इसमें 5 Vs में पहले वी का अर्थ क्या है, यानी वैल्यूम, यानी 1 सेकंड में जितना डेटा जनरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूम बोलते हैं। वेलासिटी क्या है, कितनी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से डेटा रिसीव हो रहा है उसी को बोलते हैं वेलासिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी, तो किस फॉर्मेट में कंटेंट मिल रहा है तो इसी को बोलते हैं वैरायटी। तो मतलब किस फॉर्मेट का मतलब, या पीडीएफ के फॉर्मेट में है कि वीडियो के फॉर्मेट में, जिस प्रकार हम आज इस समय आपको पढ़ा रहे हैं वीडियो के फॉर्मेट में, तो ये आपका क्या होगा, वैरायटी हो गया। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू किसे कहते हैं, डाटा का कलेक्शन कितना उपयोगी है उसे हम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जो डाटा कलेक्ट होता है वह आपके लिए कितना उपयोगी है, ये उसका वैल्यू कहलाता है। वेरासिटी क्या है, किस एक्यूरेसी से डाटा कलेक्ट हो रहा है उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी, यानी वेरासिटी बोलते हैं। किस एक्यूरेसी से डाटा कलेक्ट हो रहा है, किस एक्यूरेसी से डाटा इकट्ठा हो रहा है उसी को वेरासिटी बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है, बिग डेटा प्रोसेसिंग को डॉग लैने ने 5 भागों में डिवाइड किया है। आपको पांचों भाग याद रखना है, वॉल्यूम, वेलासिटी, वैरायटी, वैल्यू और वेरासिटी, क्योंकि इसमें से दे देगा बिग डेटा प्रोसेसिंग के 5 भागों में कौन सा एक भाग है या नहीं है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं उसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पब्लिक के लिए बिल्कुल यानी पब्लिकली बिल्कुल फ्री होते हैं उसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे है हडूप। हडूप क्या है, तो हडूप के बारे में देख लेते हैं। हडूप के बिना बिग डेटा अधूरा है। हडूप के बिना बिग डेटा अधूरा है। ये भी पूछेगा कि बिग डेटा जो होता है किसके बिना अधूरा है, तो हडूप के बिना अधूरा है। हडूप क्या है, हडूप एक ओपन सोर्स यहाँ पर बिग डेटा एनालिटिक्स टूल है। अभी हमने सबसे ऊपर ही बता दिया है कि ओपन सोर्स किसे कहते हैं, तो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल पब्लिक के लिए फ्री होते हैं उसे हम बोलते हैं ओपन सोर्स बोलते हैं, यानी खुला एकदम पूरा ओपन है। तो हडूप के बिना बिग डेटा प्रोसेसिंग नहीं हो सकता है। तो हडूप क्या है, ओपन सोर्स बिग डेटा एनालिटिक टूल है। हडूप सभी प्रकार के डेटा के लिए बिग स्टोरेज प्रदान करता है। सभी के लिए क्या करता है, बिग स्टोरेज प्रदान करता है। हडूप में असंख्य
हडूप में असंख्य कार्य करने की क्षमता होती है। यही यही सबसे बड़ी इसकी खासियत होती है। पूछेगा कि किसमें बिग डेटा प्रोसेसिंग के किस टूल में असंख्य कार्य करने की क्षमता होती है। बिग डेटा प्रोसेसिंग के हडूप में असंख्य कार्य करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हडूप आपको कभी भी हार्डवेयर विफलता पर विचार करने की अनुमति नहीं देता है। हडूप के साथ कार्य करने के लिए जावा लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 1262 में पूछा गया था। हडूप के साथ काम करने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? हडूप के साथ काम करने के लिए आपको जावा लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हडूप में रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होता है। क्या होता है? हडूप में रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होता है। अपाचे स्पार्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अपाचे स्पार्क को हडूप का सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी कहा जाता है। अपाचे स्पार्क में रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है। अभी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है कि हडूप में रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होता है। याद रखिएगा, पूछेगा किस में रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होता है और किस में रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है। तो हडूप में रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होता है, लेकिन अपाचे में रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपाचे स्पार्क में रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। अपाचे स्पार्क में बैच प्रोसेसिंग होती है। कौन सी प्रोसेसिंग होती है भैया? बैच प्रोसेसिंग होती है। अपाचे में सामान्यतया प्रयोजन की क्लस्टरिंग प्रणाली होती है। ठीक है, सामान्यतः प्रयोजन की क्लस्टरिंग प्रणाली होती है। हडूप की तुलना में अपाचे स्पार्क में लचीलापन ज़्यादा होता है और हडूप की तुलना में अपाचे स्पार्क में 100 गुना तेज मेमोरी होती है। अब चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बिग डेटा प्रोसेसिंग के, इसको भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट व्यू में। और इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो 1 बाय 1 करके आप देखिए, और कई वीडियो में हमने इसको कवर किया है। और आज यह मैराथन है, रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। इसके वजह से यहाँ पर जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट को हम हाईलाइट करके आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए, बिग डेटा को परिभाषित किया। बिग डेटा को किसने परिभाषित किया? डॉग लैने ने परिभाषित किया था। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है? तो बड़े और जटिल डेटा सेट्स की जानकारी को निकालना ही बिग डेटा एनालिटिक्स होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो बिग डेटा एनालिटिक्स का उद्देश्य होता है निर्णय और नीति निर्माण में मदद करना। क्या होता है? निर्णय और नीति निर्माण में मदद करना बिग डेटा एनालिटिक्स का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है बिग डेटा विश्लेषण। बिग डेटा विश्लेषण में कौन सी टेक्नोलॉजी डेटा को एनालिसिस करती है? तो डेटा माइनिंग करती है। बिग डेटा विश्लेषण में टेक्नोलॉजी कौन सी है जो यहाँ पर डेटा को एनालिसिस करती है? तो यह डेटा माइनिंग है। याद रखिएगा, डेटा माइनिंग। अगला है बिग डेटा एनालिसिस के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो बिग डेटा एनालिसिस के लिए आपके पास जावा लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, पाइथन, स्काला और आर लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए, एनालिसिस के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो जावा, पाइथन, स्काला और आर लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। चलिए, यहाँ पर बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए टूल्स कितने होते हैं? बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए 6 टूल होते हैं। कितने? 6 टूल होते हैं, इसको याद रखिएगा। या ऑनलाइन टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बिग डेटा विश्लेषण के लिए हार्डवेयर किस विशेषता को स्वीकार करता है? बिग स्टोरेज कैपेसिटी को स्वीकार करता है। बिग डेटा विश्लेषण के लिए हार्डवेयर किस विशेषता को स्वीकार करता है? बिग स्टोरेज कैपेसिटी को स्वीकार करता है। बिग डेटा विश्लेषण में डेटा को विश्लेषित करने के लिए कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो डेटा साइंस का प्रयोग किया जाता है। बिग डेटा विश्लेषण में किस एल्गोरिथम का प्रयोग होता है? तो यह क्लस्टरिंग का उपयोग होता है। याद रखिए, किसका? क्लस्टरिंग का उपयोग होता है। बिग डेटा विश्लेषण में किस एल्गोरिथम का उपयोग होता है? क्लस्टरिंग का उपयोग होता है, यानी बिग डेटा को एनालिसिस करने के लिए। बिग डेटा विश्लेषण के लिए प्राथमिक सूचक क्या होता है? तो डाटा की उपयोगिता होती है। बिग डेटा विश्लेषण के लिए प्राथमिक सूचक क्या होता है? डेटा की उपयोगिता होती है। बिग डेटा विश्लेषण में डेटा को अच्छी तरह स्ट्रक्चर्ड करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? डेटा बिन का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। बिग डेटा विश्लेषण में डेटा को अच्छी तरह स्ट्रक्चर्ड करने के लिए किस प्रकार के टूल का उपयोग किया जाता है? तो डेटा बिन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एआई का एडवांस फॉर्म क्या होता है?
तो एआई का एडवांस फॉर्म ही डीप लर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एआई का एडवांस फॉर्म डीप लर्निंग कहलाता है। एआई का निर्माण हुआ मशीन प्लस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से। एआई का निर्माण कैसे हुआ? मशीन से हुआ, हार्डवेयर से हुआ और सॉफ्टवेयर, इन तीनों चीज़ों के मिलने से आपके एआई का निर्माण हुआ। अगला है मशीन कब इंटेलिजेंट बन जाती है? ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, यानी मशीन को हम बार बार ट्रेंड करेंगे, बार बार चीज़ें सिखाएंगे, मशीन खुद लर्न करती है तो वह क्या हो जाएगी? इंटेलिजेंट बन जाएगी। एआई के प्रकार कौन कौन से हैं? रिएक्टिव मशीन एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई और थियरी ऑफ माइंड एआई और सेल्फ अवेयरनेस एआई। ठीक है। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो यह कैलिबरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैलिबरी होता है। एआई के पिलर हैं, एआई के स्तंभ कौन कौन से हैं? 6 स्तंभ हैं, इस 6 स्तंभ को याद रखिएगा। एआई के स्तंभ हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिंबल्स। ठीक है, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम और फजी लॉजिक। ये आपको 6 पिलर याद रखना है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से पूछ लेगा एआई का इनमें से कौन सा पिलर नहीं है, तो आपको 6 पॉइंट याद रखना है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम और फजी लॉजिक। पूछ लेगा फजी लॉजिक किसका पिलर है, तो आपको बताना है एआई का पिलर है। मशीन लर्निंग, मशीन को ट्रेनिंग देना ही मशीन लर्निंग कहलाता है। डीप लर्निंग क्या है? तो मशीन से ऐसे काम करवाना जो बियॉन्ड द यूनिवर्स हो, उसी को डीप लर्निंग कहा जाता है। जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सभी क्या है? डीप लर्निंग के उदाहरण हैं। एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होगा? जब मशीन अपने एक्सपीरियंस से काम करे, उसी को बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। यानी मशीन खुद सीख के उस पर काम करना स्टार्ट कर दे, उसी को बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। एनएलपी क्या है? एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना जिसके माध्यम से हम मशीनों को विकसित करते हैं, जैसे लिस्प और पाइथन। चलिए यहाँ पर अब डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डीप लर्निंग क्या है? तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही हिस्सा है, यानी डीप लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग इज बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क, यानी डीप लर्निंग किस पर आधारित है? डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। इसको भी याद रखिएगा, डीप लर्निंग किस पर आधारित है? डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डीप लर्निंग की खोज कब हुई? डीप लर्निंग की खोज 1943 में हुई। ये भी पॉइंट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई, खोज कब हुई? 1943 में। चलिए आगे चलते हैं। डीप लर्निंग एल्गोरिथम की परतों की संख्या कितनी है? डीप लर्निंग एल्गोरिथम में परतों की संख्या 3 है। ठीक है, कितनी है? 3 परतें हैं। डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहा जाता है? डीप लर्निंग की पहली परत को इनपुट कहा जाता है। किसी भी फंक्शन का अनुमान लगाने के लिए न्यूरल नेटवर्क इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, किसी फंक्शन का अनुमान लगाने के लिए न्यूरल नेटवर्क जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लेगा कि डीप लर्निंग में किसी फंक्शन का अनुमान लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। एक एक पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो मैराथन वीडियो है, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो पाँचों टॉपिक है, पाँचों टॉपिक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा और यहाँ से आपका 3 से 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई? यानी डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई? 1943 में डीप लर्निंग की शुरुआत हुई। डीप लर्निंग का फादर यानी डीप लर्निंग के पिता किसको कहा जाता है? तो फ्रैंक रोजन ब्लेड को कहा जाता है। याद रखिएगा, डीप लर्निंग का पिता, फादर ऑफ डीप लर्निंग किसे कहा जाता है? फ्रैंक रोजन ब्लेड को कहा जाता है। और इसके पहले मैंने बताया एआई का पिता किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। इन्होंने ही लिस्ट भाषा का आविष्कार किया था, यानी लिस्ट प्रोसेसिंग का। ठीक है, और लेकिन यहाँ पूछ रहा है डीप लर्निंग का फादर किसे कहा जाता है? तो फ्रैंक रोजन ब्लेड को कहा जाता है। और डीप लर्निंग की शुरुआत कब हुई? 1943 में, जिसको गहन शिक्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डीप लर्निंग मॉडल को के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में किसका निरंतर इनपुट होगा? तो यह इनपुट और छिपी हुई परतों के बीच वजन का। चलिए यहाँ डीप लर्निंग हो गया, अब यहाँ पर चलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। मशीन लर्निंग क्या है?
तो कंप्यूटर गेमिंग और एआई, कंप्यूटर गेमिंग और एआई में अमेरिकी नेता आर्थर सैमुअल ने 1959 में मशीन लर्निंग शब्द को ऑफर किया। ठीक है, कब किया? 1959 में। मशीन लर्निंग का अर्थ क्या होता है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मशीन लर्निंग का अर्थ होता है अध्ययन का वह क्षेत्र जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की क्षमता देता है, उसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है मशीन लर्निंग यानी एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक उपसमूह है। क्या है? मशीन लर्निंग किसका उपसमूह है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक उपसमूह है। मशीन लर्निंग मुख्य रूप से कंप्यूटर के अनुभवों से सीखने और उसके प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एल्गोरिथम स्टैटिस्टिकल मॉडल पर आधारित होता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग मुख्य रूप से कंप्यूटर के अनुभवों से सीखने और उनके प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एल्गोरिथम एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल पर आधारित होता है। ऐसे याद रखिएगा, मशीन लर्निंग किस पर बेस्ड है? तो स्टैटिस्टिकल पर आधारित होता है, यानी एल्गोरिथम एंड स्टैटिस्टिकल पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट है, मशीन लर्निंग किस मॉडल पर बेस्ड होता है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है, डेटा से स्वचालित सीखने, भविष्यवाणियां करने और स्पष्ट प्रोग्रामिंग अथवा निर्देश के बिना निर्णय लेने की अनुमति के लिए किसे डिजाइन किया गया? तो एल्गोरिथम मॉडल मशीन को डिजाइन किया गया। मशीन लर्निंग का जनक किसे कहा जाता है? मशीन लर्निंग का जनक आर्थर सैमुअल को कहा जाता है। ठीक है, मशीन लर्निंग का जनक किसे कहा जाता है? आर्थर सैमुअल को कहा जाता है। मशीन लर्निंग की शुरुआत कब हुई? 1959 में हुई। और भविष्यवाणी के लिए मशीन लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, मशीन लर्निंग का जनक किसे कहा जाता है? आर्थर सैमुअल को कहा जाता है। मशीन लर्निंग की शुरुआत कब हुई? 1959 में हुई। और भविष्यवाणी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मशीन लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ एआई। ठीक है, फोकस क्या होता है? यूज ऑफ डेटा एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो भी मशीन वर्क करती है, एल्गोरिथम जिस प्रकार वर्क करता है उसी को बोला जाता है एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप डूइंग समथिंग दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग के कुल चरण अगर पूछे तो मशीन लर्निंग के कुल 7 चरण है, 7 चरण है। याद रखिएगा, 7 चरण है। मशीन लर्निंग शब्द को गढ़ा गया, क्वाइंड किया गया 1959 में आर्थर सैमुअल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? आर्थर सैमुअल के द्वारा। और फादर कहा जाए तो या फाउंडर कहा जाए, जियोफ्री एवरेस्ट हिंटन को माना जाता है। मशीन लर्निंग के 7 चरण कौन कौन से हैं? गैदरिंग डेटा, प्रिपेयरिंग दैट डेटा, और यहाँ पर चूजिंग ए मॉडल, ट्रेनिंग, इवेल्युएशन, और यहाँ पर यहाँ पर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है, और यहाँ पर प्रेडिक्शन। ये सभी मशीन लर्निंग के 7 चरण हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर गैदरिंग डेटा में क्या होता है? डेटा को इकट्ठा किया जाता है। प्रिपेयरिंग डेटा में क्या होता है? गलत डेटा हटाना और यहाँ पर सही डेटा लिया जाता है। चूजिंग अ मॉडल में क्या होता है कि रोबोट तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग दिया जाता है। इवेल्युएशन में क्या होता है? आकलन करना, मशीन सही से काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, इसका इवेल्युएशन करना। हाइपर पैरामीटर क्या करता है? हाइपर पैरामीटर अलग अलग इनपुट देके उसके आउटपुट को चेकआउट करता है। चलिए, यहाँ पर पर्यवेक्षित शिक्षण यानी सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यानी क्लस्टरिंग, दोनों के लिए क्या आवश्यक है? इनपुट एट्रीब्यूट आवश्यक है। क्या है? इनपुट एट्रीब्यूट आवश्यक है। ये जितने पॉइंट्स करवा रहे हैं इसको अगर अच्छे से आप नोट कर लेते हैं और अच्छे से इसको याद कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर में 100% हो जाएगा। इतना दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जितना कंप्यूटर में हमने करवाया है बिल्कुल यहाँ पर आप 12 से 13 क्वेश्चन ईजिली करके आएंगे। ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चन, लेकिन इसको आप अच्छे से रट जाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन चाहे जितना घुमा के बनाए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनने वाला है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं डीप लर्निंग की। तो थोड़ा सा डीप लर्निंग के बारे में देख लेते हैं। डीप लर्निंग की शुरुआत 1943 में हुई और यह एआई का एक बड़ा पार्ट होता है।
एआई का बड़ा पार्ट होता है और एआई को बेहतर करने के लिए मशीन लर्निंग का विकास हुआ और मशीन लर्निंग को बेहतर करने के लिए डीप लर्निंग का विकास हुआ। ठीक है, यानी डीप लर्निंग क्या है, एआई का एक बड़ा हिस्सा है और एआई को बेहतर करने के लिए जिस प्रकार एआई को बेहतर करने के लिए मशीन लर्निंग का विकास हुआ, उसी प्रकार मशीन लर्निंग को बेहतर करने के लिए डीप लर्निंग का विकास हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है। ये भी याद रखिएगा, डीप लर्निंग किस पर आधारित है, न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। एआई क्या है, एआई देखिए, एआई मानव जैसा काम करता है और यह डेटा को समझता है और इसे मशीन और रोबोट पर अप्लाई करता है। यही आपका एआई होता है। मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग को अलग अलग एल्गोरिथम को डेटा पर अप्लाई करते हैं और यहाँ पर ताकि मशीन खुद डिसीजन को ले पाए और इसमें मानव की कोई इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं होती है। डीप लर्निंग की बात करें, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, यानी डीप लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, और यह न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है। यह कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे से ठीक करता है और इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, डीप लर्निंग में ह्यूमन बॉडी की कोई आवश्यकता नहीं होती है और यह जो कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको अच्छे से ठीक करता है। तीनों यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं। फादर ऑफ एआई किसको कहा जाता है, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। फादर ऑफ मशीन लर्निंग आर्थर सैमुअल को कहा जाता है। फादर ऑफ डीप लर्निंग यहाँ पर जियोफ्री एवरेस्ट हिंटन को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी आप देख लीजिए। जैसे आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी ऐसी लेयर है जो ईथरनेट और वायरलेस कनेक्शन को आईओटी डिवाइस पर डील करती है, तो क्या है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कौन सी ऐसी लेयर है जो ईथरनेट वायरलेस कनेक्शन को आईओटी डिवाइस पर डील करती है, तो डेटा लिंक लेयर है। क्या है, डेटा लिंक लेयर है, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेटा लिंक लेयर है। चलिए आगे चलते हैं अगले सेगमेंट पे। जब भी मैक की बात होगी तब डेटा लिंक लेयर की बात होगी, ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ आईओटी के लेयर्स हैं, इसको भी याद रखिएगा। जैसे डेटा लिंक लेयर, ईथरनेट और वायरलेस कनेक्शन होता है। नेटवर्क लेयर, इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। एप्लीकेशन लेयर, इसमें इंटरेक्ट्स विद द एप्लीकेशन लेयर का हिस्सा होता है। चलिए वार्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट वंस रीड मेनी, यानी एक ऐसा वायरस जो आत्मनिर्भर हो या सेल्फ रिप्लिकेट करता है, किसी यूज़र को इसमें किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये वार्म का प्रयोग है। वायरस और वार्म में क्या अंतर होता है, इसको भी देख लीजिए। जब यूज़र इंटरनेट या कंप्यूटर में कोई एक्टिविटी करेगा तो वायरस अटैक करेगा। ठीक है, तो ये वायरस होता है। वार्म में क्या होता है, लेकिन वार्म को एक्टिवेट करने के लिए यूज़र की ज़रूरत नहीं होती है या सेल्फ रिप्लिकेट होता है, यानी खुद यह क्रिएट हो जाता है। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। ऐसा वायरस जो कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर को बूट ना होने दे, स्टार्ट ना होने दे, उसे हम बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। मैक्रोस वायरस क्या होता है, ऐसा वायरस जो एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने जैसे मैक्रोस वायरस कहते हैं। अथवा ऐसा वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, अर्थात एप्लीकेशन को रन करने में रोकेगा, उसे हम मैक्रोस वायरस कहते हैं। यानी ऐसा वायरस जो एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया, उसे हम बोलते हैं मैक्रोस वायरस कहा जाता है। अगला है स्क्रिप्ट वायरस। ऐसा वायरस जो प्रोग्रामिंग भाषा जैसे जावा स्क्रिप्ट, वेबसाइट आदि को नुकसान पहुंचाने के लिए स्क्रिप्ट किया गया होता है, उसे स्क्रिप्ट वायरस कहा जाता है। अब यहाँ से आईओटी के सेक्शन को देख लेते हैं। आईओटी क्या है, तो दुनिया की सभी चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ देना ही आईओटी कहलाता है। जैसे स्मार्ट वॉच, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आईओटी का जन्मदाता यानी आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। आईओटी का फादर किसे कहा जाता है, केविन एस्थन को कहा जाता है। आईओटी का आविष्कार कब हुआ, 1999 में हुआ। तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा।
जब आप आईओटी पढ़ते हैं तो इसमें एमक्यूटीटी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एमक्यूटीटी का अर्थ क्या होता है? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है। यानी एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन के लिए एक ओपन लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है एमक्यूटीटी आईओटी टूल्स और कम बैंडविड्थ के लिए अनुकूलित होता है। एमक्यूटीटी एक एंड पर एप्लीकेशन यूज़र एप्लीकेशन एंड यूज़र के बीच कनेक्शन का काम करता है, तो दूसरे एंड पर नेटवर्क और कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, या आप मान के चलिए एमक्यूटीटी है, या एक एंड पर एप्लीकेशन और यूज़र के बीच कनेक्शन का काम कर रहा है, वहीं दूसरे एंड पर नेटवर्क और कम्युनिकेशन का वर्क कर रहा है। चलिए, आईओटी उपकरण में वायरलेस संचार के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। वहीं आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। चलिए, आईआईओटी क्या है? इसका प्रयोग मशीनों को बनाने के लिए, सेंसर सॉफ्टवेयर डिवाइस, डेटा एनालिटिक्स के लिए, और डेटा कलेक्शन और डेटा एक्सचेंज करने के लिए, और साथ ही साथ एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए कौन योगदान करता है? आईआईओटी योगदान करता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। स्मार्ट मशीन किसके माध्यम से कम्युनिकेशन करने में मनुष्यों की तुलना में अधिक एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रिजल्ट देती है? तो यह डेटा के माध्यम से, ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग का पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो गया। यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ से, जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते थे, सभी को हमने क्विक रिवीजन किया, और इसका मैराथन पार्ट था। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थियरी सेक्शन को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन लगाते हैं, और इसी के साथ आपका ये जो नया वाला टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी में, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इसको क्वेश्चन को देखिए, और इसके लिए आपको मिलते हैं 30 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, 30 सेकंड में आप आंसर दीजिए। टीसीपी आईपी स्टैक में कौन सी परत ओएसआई मॉडल की डाटा लिंक परत के रूप में बराबर होती है? ठीक है, टीसीपी आईपी स्टैक में कौन सी परत ओएसआई मॉडल की डाटा लिंक परत के बराबर है? ठीक है, इसके लिए 30 सेकंड मिलते हैं, आप इसको फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस हो जाएगा। क्या होगा? नेटवर्क एक्सेस होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेटवर्क एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आईओटी डोमेन में उपयोग किया जाने वाला एक मानक प्रोटोकॉल नहीं है? तो बताना है आपको कौन सा यह आईओटी डोमेन में उपयोग किया जाने वाला मानक प्रोटोकॉल नहीं है। चलिए, यहाँ पर वाईफाई होता है, और जेड वेव होता है, जिगबी होता है, लेकिन लोम नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? लोम। याद रखिएगा, आईओटी में कौन सा प्रोटोकॉल नहीं होता है? लोम नहीं होता है। अगला है, किसे लाइट वेट प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है किसे लाइट वेट प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। अभी कल के वीडियो में हमने करवाया था, लाइट वेट प्रोटोकॉल के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम क्यू टी टी। ठीक है, इसे लाइट वेट प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। एम क्यू टी टी को लाइट वेट प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एम क्यू टी टी प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन। एम क्यू टी टी प्रोटोकॉल किस पर आधारित है? इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल होता है। क्या होता है? पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल होता है। एम क्यू टी टी प्रोटोकॉल पर आधारित होता है। एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल पर आधारित होता है, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, IPv6 एड्रेसिंग का आकार क्या है? IPv6 एड्रेसिंग का आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 128 बिट्स होता है। याद रखिएगा, कितना? 128 बिट्स। अगला क्वेश्चन है कि अर्डिनो प्रोग्राम में 1 सेकंड की देरी, यानी अर्डिनो प्रोग्राम में 1 सेकंड की डिले उत्पन्न करने के लिए कौन आवश्यक कथन है? तो डिले 1000 यहाँ पर आवश्यक कथन है, डिले 1000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है IPv6 एड्रेसिंग का आकार क्या है? 128 बिट्स है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है IIoT से संबंधित एप्लीकेशंस को टारगेट करता है, किसको टारगेट करता है? IIoT यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। यह इंजीनियरिंग क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इससे संबंधित एप्लीकेशंस को टारगेट करता है। हेल्थ एंड फिटनेस को टारगेट करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा हेल्थ एंड फिटनेस। नेक्स्ट है आर्डिनो यूएनओ में PWM पिनों की संख्या कितनी है? 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आर्डिनो यूएनओ में PWM की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है आर्डिनो यूएनओ में एनालॉग रीड मेथड का मान कितने रेंज तक होता है? तो 0 से 1023 तक होता है। कितना? 0 से 1023। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो अभी हमने बताया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं उसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। और वहाँ यहाँ पर पूछ रहा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है आर्डिनो प्रोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन केवल एक बार कॉल किया जाता है? 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सेटअप होगा। ठीक है, 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्यापार संचार में ग्रेप वाइन इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यापार संचार में यानी बिजनेस संचार में ग्रेप वाइन किसका उदाहरण है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। अगला है आर्डिनो परियोजना के संस्थापक कौन है? आर्डिनो परियोजना के संस्थापक कौन है? तो मसाइमो बेंजी हैं। कौन है? मसाइमो बेंजी हैं। नेक्स्ट है आर्डिनो फैमिली के यहाँ पर डॉट डॉट बोर्ड को कपड़ों में सिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लिली। यहाँ पर लिली पैड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में उपलब्ध नहीं है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टर्मिनेट में उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ कंपाइल वेरीफाई सीरियल मॉनिटर इसमें उपलब्ध होता है, टर्मिनेटर में नहीं। अगला है समय प्रबंधन मुख्य रूप से एक वातावरण बना रहा है प्रभावशीलता के अनुकूल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आर्डिनो IDE में लिखे गए प्रोग्राम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको स्केच कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा स्केच। अगला है आर्डिनो IDE में मूल कार्यक्रम में शामिल है, क्या शामिल है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेटअप एंड, ठीक है, सेटअप एंड लूप फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज का, किस संचार माध्यम में केंद्रीय कंडक्टर और शील्ड होता है? किस संचार माध्यम में केंद्रीय कंडक्टर और शील्ड होता है? तो यहाँ पर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोएक्सियल केबल। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोएक्सियल केबल, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोएक्सियल केबल। किसी संचार माध्यम में केंद्रीय कंडक्टर और शील्ड होता है तो वह क्या होता है? कोएक्सियल केबल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोगों ने जो UPSSC के नए सिलेबस में शामिल किए गए हैं 5 टॉपिक, सभी को हमने अच्छे से कवर किया और इसमें अच्छे से हमने रिवीजन भी किया। ठीक है, तो आपका यह टॉपिक पूरी तरह से रिवाइज हो चुका है और MCQ टाइप में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको भी हमने कवर कर दिया है। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, चाहे एक पार्ट में चाहे 2 पार्ट में, और इसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 3 से 4 नंबर 100% कवर हो जाएगा इसी एक वीडियो के साथ। ठीक है, जितना पॉइंट हमने इम्पॉर्टेंट लिखा है उसको भी आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा, और अगर याद ना हो तो लिख लिख के याद करिए। ठीक है, कि जब कोई चीज़ याद नहीं होती है उसको लिख लिख के याद किया करिए ताकि जो है आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए। ठीक है, तो UPSSC के नए सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साथ ही साथ MCQ टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते थे सभी को हमने कवर कर दिया है।
और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।